बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटे हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक यूनिट 5 का, जिसका नेम है डॉल्टन लॉ। ठीक है बेटा। एक्चुअल में जो डॉल्टन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया था गैसेस के ऊपर। ठीक है बेटा। तो उसमें क्या था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैसेस का, जैसे हम कहते हैं कि गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, क्योंकि किसी को ये भी नहीं पता होता कि प्रेशर होता क्या है। एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी गैस है, ठीक है बेटा, उसमें क्या प्रेजेंट है, गैस फिलअप है, ये गैसेस के पार्टिकल है। तो बेटा इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो प्रेशर, सम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट होता है किस पर, कंटेनर की वॉल पर। उस प्रेशर को आप क्या बोलते हो, पार्शियल प्रेशर। ठीक है। जैसे सपोज आपके पास एक गैस है ए, ऐसे ही एक गैस है बी आपके पास। इसका सपोज पार्शियल प्रेशर है P1 और इसका पार्शियल प्रेशर है P2। ठीक है। तो डॉल्टन क्या कहता है, डॉल्टन ये कहता है कि कोई भी 2 और मोर गैसेस को हम मिक्स करते हैं तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होता है, वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। गैस ए, गैस बी, गैस सी, बहुत सारी गैसेस अगर हम लेते हैं तो उनके पार्शियल प्रेशर के टोटल सम के इक्वल होगा। ठीक है। तो हमने कहा गैस ए और गैस बी हमने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया एक कंटेनर के अंदर। तो ये बेटा ए बी मिक्सचर ऑफ गैस है एंड इसमें ए के भी पार्टिकल है और बी के भी पार्टिकल है। ठीक है। तो बेटा इसका जो प्रेशर होगा उसको हम किस से डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन लॉ, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस B। दैट मीन्स P1, P2। अगर बहुत सारी और भी होती बेटा तो ऐसे ही आप प्लस करते रहते और यहाँ पर क्या आ जाती, Pn, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। आप देखो बेटा इसके अंदर ये आपके पास टोटल प्रेशर आ गया किसका, किसी भी गैस के मिक्सचर का। ठीक है। अब आपसे ये कहते हैं कि ये जो डॉल्टन लॉ है ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है पार्शियल प्रेशर को। वो कैसे करेगा एंड बेटा ये किस किस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द डॉल्टन लॉ। ठीक है। ये क्लियर है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। इंडिविजुअल पार्टिकल एक्सर्ट द प्रेशर, सम प्रेशर, उसी को आप क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है। टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जो होंगे गैसेस के उनके सम को आप क्या बोलोगे, टोटल प्रेशर। आप देखो एप्लीकेशन, बेटा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले क्या कि आपने 2 गैस को मिक्स किया, एक आपने हाइड्रोजन गैस ली, एक आपने ऑक्सीजन गैस ली। ठीक है। सपोज इसका प्रेशर है 50 mm और इसका प्रेशर है 100 mm। तो आपके पास जो मिक्सचर बनेगा किसका, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस का, तो जो मिक्सचर बनेगा उसका अगर आपको प्रेशर निकालना है तो बहुत इजी है ना बेटा। इसका प्रेशर क्या है, P हमने निकाला, कैसे निकाला, P1 प्लस P2 करके। देखो ये कितना है 50 प्लस क्या करोगे बेटा 100, कितना आ जाएगा 150 mm। तो बेटा जो मिक्सचर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उसमें प्रेशर कितना रहेगा 150 mm। क्लियर है। तो बेटा ऐसे आपको सॉल्व करना है अगर न्यूमेरिकल, लेकिन बेटा इसके बेस पे न्यूमेरिकल नहीं आते, इसकी जो एप्लीकेशन है उसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द डॉल्टन लॉ।
मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और उसमें आपने कोई भी एक वेसल या फिर टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया, अपोजिट, इस टाइप से अपोजिट इस पे सेट कर दिया, ठीक है। स्टैंड के थ्रू, वैसे तो लगेगी नहीं, स्टैंड के थ्रू आपने इसको सेटअप कर दिया है यहाँ पे। आप देखो बेटा, इसके अंदर वाटर फिलअप है। यहाँ पर आप जो वेसल्स लेते हो उसमें वाटर इसके थ्रू कहाँ तक जाएगा, सपोज यहाँ तक इसमें वाटर फिलअप हो गया, ठीक है। आप देखो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर गैस प्रोवाइड की, यहाँ से क्या आ रही है, गैस, ठीक है। तो बेटा ये जो गैस पार्टिकल हैं वो ऐसे यहाँ से जाएंगे और मूव करते करते फ्री स्पेस जहाँ रहेगा वहां जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल देखो बेटा पहले एनवायरनमेंट में थे, जैसे वो वाटर से पास आउट होते हैं तो क्या होता है कि ये जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो वाटर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाते हैं, मॉइस्ट हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो गैस प्रेजेंट होगी वो कैसी होगी, मॉइस्ट होगी, ना कि ड्राई, ठीक है। एंड देखो बेटा वाटर के पार्टिकल भी तो गैस के पार्टिकल के साथ जा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर सम अमाउंट में क्या बनता है, वाटर वेपर बनता है, ठीक है। ये वाटर जो वेपर्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये वाटर वेपर्स के पास कुछ प्रेशर होता है, वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर यहाँ पर सरफेस पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन, ठीक है। वाटर वेपर्स एक्सर्टेड सम प्रेशर ऑन इट्स कॉल्ड एक्वस टेंशन, क्लियर है। यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। अब देखो बेटा यहाँ पर हमने इसी वेसल को क्या किया, यहाँ पर थंब लगाया, थंब लगा के हमने इस वेसल को यहाँ से हटा लिया। अभी आपके पास जो दिख रहा है वो एक बीकर है, ठीक है, स्मॉल बीकर। अब आपने क्या किया, एक जार लिया, जार के अंदर सपोज यहाँ तक पानी फिलअप है, वाटर फिलअप है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस वेसल को यहाँ थंब लगा के एज इट इज की वाटर लेवल इसमें एज इट इज रहे, यहाँ से रिमूव ना हो, गैसेस भी रहे और वाटर वेपर्स भी रहे, ठीक है। थंब लगा के आपने यहाँ से रिमूव किया, रिमूव करके उसको यहाँ पर सेट कर दिया, इसमें रख दिया। अब जैसे ही बेटा इसके अंदर रखोगे, देखो इसमें जो वाटर का लेवल रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा बेटा, जार में जो वाटर था ना उसके इक्वल ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा इसमें गैस भी प्रेजेंट है, ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। तो अगर बेटा जो वेसल का क्या था, लेवल था वाटर का, वो किसके इक्वल आए, जार के वाटर के लेवल के इक्वल आता है, तो बेटा क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो गैस अंदर फिलअप है एंड जो वाटर वेपर्स है यहाँ पर, उसका जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, बाहर जो प्रेशर होगा, बाहर मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है उसको आप क्या बोलोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक, देन लेवल ऑफ द वाटर इन टेस्ट ट्यूब या वेसल एंड जार इज इक्वल, ठीक है। अगर ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर के, देन आपके पास ये लेवल इक्वल रहेगा। अगर ये लेवल इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब ये दोनों प्रेशर जो है आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होता है, ड्राई जो गैस होती है उसका प्रेशर निकालते हैं किससे, डाल्टन लॉ के थ्रू, और वो इस प्रैक्टिकल करने के बाद कंक्लूजन ये आता है कि जो ड्राई गैस का प्रेशर होता है वो कैसे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक्वस टेंशन के
क्या होता है आपको ध्यान रखना है। एक्वस टेंशन अगर आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, अगर एक्वस टेंशन पूछते हैं तो ये वाली वैल्यू गिवन रहेगी, और अगर ड्राई गैस का प्रेशर पूछेंगे तो ये दोनों वैल्यू गिवन रहती है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट कि ड्राई गैस डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ठीक है, ड्राई गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं हम इसके थ्रू, डाल्टन लॉ के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट ये एप्लीकेशन थी। अब सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। तो सेकंड है कि आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है ना, अगर मोल फ्रैक्शन ध्यान है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे इसको। ठीक है, या रिलेशन निकाल दोगे। तो सेकंड क्या होता है कि आपको पार्शियल प्रेशर देखना है, कैसे निकाल सकते हैं डाल्टन लॉ के थ्रू। देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बेटा, PV इज इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, हमने n इज इक्वल टू 1 मोल लिया है, तो PV इज इक्वल टू n आप ले लो nRT, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो गैसेस में ज्यादा होते हैं। nRT था। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें आपके पास मैंने कहा सपोज पार्शियल प्रेशर किसी गैस A के लिए 4 गैस A, तो उसका जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर वो क्या होगा बेटा PA। ठीक है, 4 गैस B पार्शियल प्रेशर क्या होगा PV। तो बेटा टोटल जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB प्लस PC। ठीक है, इस टाइप से। तो आपको अगर इनकी वैल्यू पता है तो कर सकते हो। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू क्या था बेटा nRT था ना, तो हम क्या करेंगे देखो PA, इसको हम प्रेशर को क्या मानेंगे PA, तो PA की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से देखो, PA इज इक्वल टू nRT Na डिवाइडेड बाय B, क्योंकि यह नंबर ऑफ मोल्स हर गैसेस के लिए अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं NaRT बाय B, ये किसकी वैल्यू है PA की। सेम एज इट इज PB की क्या होगी बेटा NBRT बाय B। ठीक है, NCRT बाय B, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा RT बाय B क्या है, कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे P इज इक्वल टू RT बाय B कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा Na प्लस NB प्लस NC चलता रहेगा। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो यहाँ पर Na NB NC क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस A, गैसेस B, गैसेस C। R गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर T एंड B यहाँ पर क्या है बेटा वॉल्यूम है। ठीक है, देन बेटा हम कैलकुलेट क्या करेंगे पार्शियल प्रेशर। सपोज आप पार्शियल प्रेशर निकालें A के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे टोटल प्रेशर। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ A की वैल्यू यहाँ पर ये Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT डिवाइडेड बाय B, एंड बेटा यहाँ पर टोटल प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, वो क्या है RT डिवाइडेड बाय V Na प्लस NB प्लस NC सो ऑन। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट। अब देखो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचेगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB प्लस NC। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले थे ना बेटा, और आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद उनका रिलेशन बताया था मोल फ्रैक्शन के साथ। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो हम ये कह सकते हैं ये किसके इक्वल है मोल फ्रैक्शन के। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा उसको हम डिनोट करते हैं X से, एंड बेटा ये A के ये नंबर ऑफ मोल्स है ऊपर, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन भी किसका रहेगा बेटा A का। क्लियर है, तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस निकालना है, तो PA इज इक्वल
इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एक्स ए मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। इसके बेस पे बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, आपके पास पूरा ओवरऑल ये निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा सेकंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं किसी भी एक गैस के लिए। क्लियर? तो अब बेटा इसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, देन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एंड वैल्यूज बहुत सिंपल है। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर की वैल्यू आपको पुट अप करनी है। ठीक है, कॉमन आ गया RT/V, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग है इसीलिए ये कॉमन नहीं आएंगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए डिवाइड कर देना टोटल प्रेशर से, दोनों की वैल्यूज पुट कर देना, आपके पास जो आएगा रिलेशन वो ये निकल के आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसकी न्यूमेरिकल देखते हैं हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, अ गैस मिक्सचर कंटेन 56 gram and 244 gram CO2 and 16 gram CH4 मीथेन। ठीक है, the total pressure of the mixture is 720 mm Hg. What is the partial pressure of CH4? ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। CH4 का पार्शियल प्रेशर पूछा गया है। जैसे हमारे पास गैस A, B, C थी, सेम एज इट इज हमारे पास ये गैसेस है। ठीक है, आप देखो हमें पता है पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, CH4 का। तो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 फॉर्मूला पहले लिख दो, इज इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका रहेगा बेटा, आपको ध्यान है, मोल फ्रैक्शन का आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है X। हमें बेटा किसके लिए निकालना है, CH4 के लिए। तो CH4 का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो यहाँ बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसके आ जाएंगे, CH4 के। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या आएंगे, सारे नंबर ऑफ मोल्स किस किस के, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। ठीक है, आपको अगर ये वैल्यूज पुट करनी है तो देखो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो डायरेक्ट इक्वेशन में नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटा, इनका मास दिया हुआ है। ठीक है, गिवन जो मास है वो आपके पास है, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है क्या होता है। तो वी नो दैट n इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा जो मॉलिक्यूलर मास होगा किसका, N2 का, वो कितना होगा बताओ, वेट तो दिया हुआ है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, बट यहाँ पर N2 फॉर्म है तो कितना आ जाएगा बेटा 28। ठीक है, नेक्स्ट बेटा CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, बट 16 इंटू 2 आएगा तो आंसर कितना आएगा 44। ठीक है, एंड बेटा जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द CH4 है वो कितना आएगा 12 प्लस 4 16। तो आपको क्या करना है, सिंपल, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया है। अब इस फॉर्मूले की जगह आप क्या लिखोगे, देखो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास।
यहाँ पर भी वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, बट किसका, यहाँ CH4, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ CO2। तो पहले अगर बेटा वैल्यू अलग अलग निकाल के पुट करते हो तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दो। ये वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसी में बेटा हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 प्लस वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 प्लस वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, ठीक है, एंड इनटू यहाँ पर बेटा टोटल प्रेशर है P, राइट। अब आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पर बेटा हम ये देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। CH4 का मास कितना दिया हुआ है, देखोगे क्वेश्चन में 16, ठीक है, एंड बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर N2 देखना है, N2 का मास कितना दिया हुआ है 56 एंड बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 प्लस यहाँ पर नेक्स्ट है CO2 के लिए, बेटा CO2 का देखो वेट कितना दिया हुआ है CO2 का 44 एंड मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है 44 प्लस वेट कितना है CH4 का बेटा 16 एंड मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है CH4 का 16, ठीक है। अब क्या कर दोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा 720 mm, तो यहाँ पर कर दोगे 720। अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 16 से 16 कैंसिल आउट, दिस वन ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो देखो आपके पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 720, क्लियर। अच्छे से देख लो बेटा इस क्वेश्चन को, आई थिंक अब सॉल्व कर लोगे आप। 2 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 4, 720 को बेटा डिवाइड करना है 4 से, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ 720 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4, जब आप करोगे तो कितना आएगा 180 mm, तो ये आ गया बेटा आंसर, क्लियर है। बहुत सिंपल है बेटा, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, या मिक्सचर, यहाँ पर तो मिक्सचर है तो मिक्सचर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर पार्शियल प्रेशर किसका पूछा हुआ है CH4 का, इसलिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके लेंगे CH4 के, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन भी किसका निकालेंगे CH4 का, ध्यान रखनी है ये चीज, ठीक है। अगर N2 का पूछते बेटा पार्शियल प्रेशर, तो बेटा यहाँ पर आप मोल फ्रैक्शन N2 के लिए निकालते हो, जो ये फर्स्ट वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स की वो भी किसकी आती N2 की, ठीक है, क्लियर रखना बेटा ये चीज। तो आप पहले ये वाला फॉर्मूला देखोगे, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास होता है, मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना आता है, नाइट्रोजन का CO2 का CH4 का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, देन हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जैसे ही फॉर्मूले में पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल किसके बेस पे, कि हम किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं कंप्लीट मिक्सचर में से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ग्राहम लो। ग्राहम लॉ में सबसे पहले आपको इसका स्टेटमेंट बताने की जगह बेटा मैं कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, आपको पता है डिफ्यूजन मैंने आपको बताया हुआ है, जब गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं,
ठीक है। बट ग्राहम का जो कंसेप्ट आएगा उसमें 2 पॉइंट आएंगे, एक डिफ्यूजन आएगा और एक इफ्यूजन आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। बेटा इसमें क्या होती है कि जो गैस होती है वो स्प्रेड आउट होती हैं, स्प्रेड आउट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इन स्पेस, स्पेस के अंदर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो स्मेल है, खुशबू है, पूरे घर में हो जाती है। तो जहां पर हम अगरबत्ती जला रहे हैं वहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, पूरे घर में उसकी कंसंट्रेशन कम है तो वो वहां से स्प्रेड आउट हो जाएगी, बट पूरी स्पेस में, खुले में, ठीक है। इफ्यूजन क्या होता है बेटा, इफ्यूजन में भी जो गैस है वो स्प्रेड आउट होती है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, सेम आएगा यहाँ से यहाँ तक, बट थ्रू अ फाइन होल। ये ध्यान रखना है, एक होल में से अगर कोई भी गैस स्प्रेड आउट हो रही है, गैस के पार्टिकल स्प्रेड आउट हो रहे हैं, तो वो बेटा डिफ्यूजन नहीं होगा, इफ्यूजन होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि गैस जो सिलेंडर है उसमें लीकेज होती है, ठीक है, गैस जो है वो लीक कर रही है, तो वो बेटा इफ्यूजन है, डिफ्यूजन नहीं है, ठीक है। जैसे कि गैस की जितनी भी पाइपलाइंस होती है, अगर वो कहीं से लीक हो गई है तो वहां से गैस क्या होती है, स्प्रेड आउट होती है। तो पाइपलाइन में बेटा गैस की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और एनवायरमेंट में उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन स्प्रेड हो रही है, बट किसके थ्रू, एक होल के थ्रू, तो वो क्या होगा बेटा, इफ्यूजन होगा। क्लियर है। तो बेटा ग्राहम ने क्या बताया था कि कोई भी जो गैस है उसमें डिफ्यूजन या जो इफ्यूजन होने की जो रेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है बेटा, वो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। और वो कैसे डिपेंड करती है, इन्होंने बताया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑफ गैस is inversely proportional to square root of density। क्लियर है। दैट मीन्स जो रेट होती है इफ्यूजन या डिफ्यूजन की, इसमें डिफरेंट गैसेस के अंदर, वो किस पर डिपेंड कर रही है, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, लेकिन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा अगर गैस का मिक्सचर है, जैसे मैंने कहा R1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1D1, एंड R2 भी क्या आ जाएगा, 1/D2। हम 2 गैसेस का मिक्सचर ले रहे हैं, तो बेटा इसमें अगर हम देखें R1/R2 तो क्या आएगा, रूट D2/D1, ठीक है। बट कब बेटा, ये कंडीशन कब हो रही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर बेटा प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। क्लियर। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया बेटा। इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है, वो हम देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें मैं कुछ कंसेप्ट्स बताने वाली हूँ, न्यू कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आपके और भी बहुत सारे इसमें फॉर्मूले निकल के आते हैं, कैसे कैसे निकल के आते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से ले लो, देन देखो। अभी तो यहाँ पर आपको पता है ना क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब देखो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ इसी में, ध्यान रखना बेटा, डॉल्टन ने किसका दिया था, पार्शियल प्रेशर के लिए लो दिया था गैसेस में, एंड ग्राहम ने जो लो दिया है वो किसके लिए है बेटा, डिफ्यूजन इफ्यूजन के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अभी हमने कहा कि R1/R2 की वैल्यू क्या आई थी, D2/D1 एट कांस्टेंट
टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? आप देखो, वी नो दैट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में, R1 बाय R2। फर्स्ट फॉर्मूला ये आया, सेकेंड ये देखो, इज इक्वल टू रूट M2 बाय M1। क्लियर? आप देखो, यही कंडीशन है सेम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। थर्ड देखते हैं हम। देखो बेटा, अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, एंड प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो वी नो दैट जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे बेटा तो क्या होगा, प्रेशर जैसे इंक्रीज करोगे गैसेस के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से बहुत जल्दी जल्दी स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे। ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिल्कुल नहीं था अब थोड़ा बहुत जनरेट होने लग जाता है, तो वो एक दूसरे से टकराएंगे। जितना ज्यादा टकराएंगे बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो बेटा जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तब बेटा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो जब इंक्रीज होगी बेटा, तो देखो इसका मतलब ये रेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं R1 बाय R2 इज इक्वल टू P1 बाय P2, और यहाँ क्या आएगा, D2 बाय D1 या फिर M2 बाय M1। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। ये थर्ड हो गया। अब देखो फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ में हम ये देखेंगे, इसमें डिफ्यूजन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इधर में थोड़ा लिख। फोर्थ देखते हैं हम। हमने क्या किया, अब हमने प्रेशर को कर दिया है कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर जैसे ही कांस्टेंट करेंगे और टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज। बेटा टेम्परेचर भी इंक्रीज करोगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करके एक दूसरे से टकराएंगे, और जैसे ही टकराएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लिख सकते हैं R1 बाय R2 इज इक्वल टू रूट P1 बाय P2 एंड D2 बाय D1। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो देखो, और कौन सा फॉर्मूला आ सकता है। ग्राहम लॉ में बेटा बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है, आप देखो हमने ये कहा कि एट द सेम टाइम, टाइम क्या है, सेम, सेम टाइम पर क्या हो रहा है, कोई भी टू गैसेस जो है वो डिफ्यूज हो रही हैं, बट बेटा उनकी वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम ये कहेंगे टाइम तो क्या रहेगा, सेम, बट वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट। ठीक है, और वो क्या हो रही है, एट द सेम टाइम टू डिफरेंट वॉल्यूम की जो गैसेस है वो डिफ्यूज हो रही है या इफ्यूजन हो रहा है उनमें। ठीक है, तो उस केसेस में बेटा जो रेट होगी R1 वो क्या होगी, वो होगी V1 बाय T एंड R2 क्या होगी, V2 बाय T। ठीक है, आप फॉर्मूले में पुट करोगे R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो V1 बाय T डिवाइडेड बाय V2 बाय T। T से T क्या हो गया, कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया, V1 V2। ठीक है, एंड बेटा साथ में क्या आएगी, डेंसिटी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा जो 6 पॉइंट है वो हमने कहा कि वॉल्यूम क्या है बेटा, सेम। टू गैसेस हैं जिनकी वॉल्यूम क्या है, सेम, बट वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में क्या हो रही है, डिफ्यूजन शो कर रही है। ठीक है, यहाँ पर टाइम क्या हो गया, अब है डिफरेंट टाइम। तो इस केस के अंदर क्या होगा, बहुत सिंपल है। आप देखो यहाँ V1 बाय T था, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय T1
एंड R2 क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय T2। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा R1 बाय R2 का, V से V कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा T2 डिवाइडेड बाय T1। स्मॉल t रिप्रेजेंट करता है उसको टाइम को और कैपिटल T रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर। क्लियर है? तो बेटा ये 6 फॉर्मूले निकल के आते हैं किसके बेसिस पर, ग्राहम लो के बेसिस पर। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या है बेटा कि इसके बेसिस पे अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ध्यान रखना है। तो बेटा जो ग्राहम लो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि या हम कहें कि हमारे लिए कैसे ये इम्पोर्टेंट है, क्यों है। ग्राहम लो क्या क्या एक्सप्लेन करता है कि कोई भी जो 2 मिक्स की हुई गैसेज है उनके डेंसिटी के बेस पे हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट। आपको पता है गैसेस को सेपरेट आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट ग्राहम लो के अकॉर्डिंग उनकी डेंसिटी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनको भी हम ग्राहम लो के बेस पर सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड बेटा 2 गैसेस का जो मिक्सचर है उनमें हम गैस की मॉलिक्यूलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी बेटा कुछ इम्पोर्टेंस किसी ग्राहम लो की। अब हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो ग्राहम लो में न्यूमेरिकल जो है वो इजी आते हैं। या तो देखो सिंपल सी आपको क्या दे देंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालना दे देंगे एक गैस का, दूसरे का आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। या फिर ये पूछ लेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी दी हुई रहेगी, या फिर आपसे रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछ लेंगे 2 डिफरेंट गैसेस के लिए, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर फॉर्मूला ध्यान है तो इजीली से कैलकुलेट कर लोगे। तो देखो जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं, विच विल डिफ्यूज faster, ammonia or CO2? What are their relative rates of diffusion? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये बेटा। देखो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि फास्टर डिफ्यूज कौन हो रहा है, अमोनिया या CO2। इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, इसमें डेंसिटी भी गिवन नहीं है, बट बेटा डेंसिटी के साथ आपको एक मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला भी बताया था, तो हमें तो मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले आप मास निकाल लेना। मास ऑफ अमोनिया कितना होगा बेटा, आपको पता है अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 करोगे कितना आएगा 17। ये आ गया मॉलिक्यूलर मास किसका बेटा, अमोनिया का। मास ऑफ आपको CO2 पर निकालना है, अभी पीछे भी निकाला था। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो कितना आएगा बेटा 44, ठीक है। आप देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी बेटा, अमोनिया की NH3 की, हम रेट निकालेंगे, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं RNH3। हमने कहा 1 बाय, यहाँ पर क्या आएगा रूट आएगा ना, पूरे का ही आता है, पूरे का ले लो ऐसे ले लो, एक ही बात। यहाँ पर देखो बेटा अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर आती है तो वहां इसकी जगह क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास किसका, अमोनिया का, यही फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना है 17, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर 17, ठीक है। एंड बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम देखें किसका, CO2, CO2 के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना आएगा 1 बाय, यहाँ पर कितना आएगा 44। बहुत सिंपल है बेटा, ये 1 डिवाइडेड में है 17,
तो इसकी वैल्यू और अगर इसकी वैल्यू कंपेयर करोगे तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा आएगा। अगर बेटा ये वैल्यू ऊपर होती तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका ज्यादा था, बट देखो 1 डिवाइडेड बाय 44, ये नीचे वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होती है इसकी वैल्यू उतनी ही कम आएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है ना, मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कहेंगे इसमें आंसर आ गया हमारे पास। फास्टर कौन है बेटा? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया विल बी डिफ्यूज फास्टर देन CO2। आंसर आ गया इसके बेस पे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज लेस देन CO2, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी फास्ट होगी? इसकी। अब आपको निकालना है क्या? यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी निकालना है, रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन। रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? RNH3 डिवाइडेड बाय RCO2, ये होती है रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन। आप निकालोगे, आपको पता है रूट M2 बाय M1 आता है, राइट। आप देखो इसकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे ये आएगी, एंड इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगी, तो 44 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? 17। जब उस कंप्लीट को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1.609। दिस वन इज आंसर। कंप्लीट करके आना है, छोड़ के नहीं आना है, पूरा देख लेना क्वेश्चन। अगर यहाँ तक पूछता है तो सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये भी मत लिखो, आप सिंपल ये ही बता के आ सकते हो। ठीक है, बट आगे भी इसमें रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा है तो ये वाला पोर्शन आपको करके आना है। क्लियर? तो ये था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ओके बेटा, कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।